सेकंड चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में डिफाइन से रिलेटेड बहुत कुछ था। सेकंड पार्ट में टेक्निक्स हैं कि कैसे सेपरेट किया जाए। तो सबसे पहली टेक्निक जो आपकी बुक में मेंशन है वो मेंशन है ए टेक्निक फॉर द एवोपरेशन। तो एवोपरेशन के ज़रिए किसी को सेपरेट करना, तो डेफिनेटली एवोपरेट होने वाली चीज़ को सेपरेट करा जा सकता है जो एवोपरेट ना हो, यानी कि एक कन्वर्जन है जो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट में जाकर नहीं, मतलब स्पेशली बॉईल करके नहीं। फॉर एग्जांपल समझो, समुद्र के किनारे अगर तुम पानी को इकट्ठा कर लो थोड़ा सा, और कुछ दिन बाद जब पानी एवोपरेट हो जाएगा तो आपको वहाँ पर सॉल्ट मिल सकता है, मतलब डिफरेंट मिनरल सॉल्ट ये प्रोवाइड हो सकते हैं। तो यानी हमने उसे डायरेक्टली पानी को लिया और उसे बॉयल नहीं करा है। तो विदाउट बॉइलिंग जो होता है वो जब कन्वर्ट होता है लिक्विड इनटू वेपर में, तो उसे कहते हैं आप एवोपरेशन। एवोपरेशन की डिफाइन भी और डिटेल्स भी फर्स्ट चैप्टर में है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर कैंसिल हो गया है, इसलिए आपको अब इस स्टाइल में ही पता होना चाहिए कि एवोपरेशन होता क्या है। जैसे अगर सपोज तुम्हारे घर में पानी गिर गया, तुम्हारे फर्श पे पानी गिर गया, तो तुम कल सुबह तक देखोगे तो वो पानी अपने आप ही एवोपरेट हो जाएगा। तुमने उसे इंटेंसली एवोपरेट नहीं किया, फ़ैन चला दोगे तो थोड़ा जल्दी एवोपरेट होगा, लेकिन एवोपरेट होगा। इसी तरह से अगर आप दूसरे तरीके से देखा जाए तो अगर आपने अपने घर में एक कटोरी ली, उसमें पानी लिया, उसे गैस के ऊपर रख दिया, तो बॉइलिंग होने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो बॉइलिंग होने के बाद वेपर में कन्वर्ट हो वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, वो बॉइलिंग ऑफ वाटर कहलाएगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर ना पहुँचे और बस लिक्विड कन्वर्ट हो जाए वेपर में, उसे एवोपरेशन कहते हैं। तो पहली टेक्निक जो हमारी बुक में है वो एवोपरेशन है, उसमें डाई को इंक से सेपरेट किया गया है। ये हमारी बुक की पहली तुम्हारी एक्टिविटी है, जिसमें तुमने देखो एक वॉच ग्लास में, ये वॉच ग्लास प्लेट जो है ये, इसे वॉच ग्लास कहते हैं, चाइना डिश भी कहते हैं कई बार। तो इस प्लेट में इंक ली है। इंक जैसे मेरे पास मेरी मार्कर इंक है, तो वो मार्कर इंक एक तरह से मैंने इसमें डाल दी, और फिर इसको एवोपरेट करवाने के लिए डायरेक्टली मैंने इसे हीट में नहीं रखना, क्योंकि मैंने बॉयल नहीं करवाना, एवोपरेट कराना है। तो एवोपरेट कराने के लिए ध्यान रखा कि एक बीकर में पहले पानी भरा और उस पानी को हमने हीट प्रोवाइड करी, तो इसके जो वेपर्स निकलेंगे, इसकी जो हीट निकलेगी आगे, वो इसे हीट प्रोवाइड करेगी, और धीरे धीरे देखो ये वेपर इसके वाले इंक वाले वेपर चले जाएंगे और एक ड्राई इंक बच जाएगी। ड्राई इंक को तुम हाथ लगाओगे तो बिल्कुल पाउडर जैसा होगा, यानी कि आपने सेपरेट कर दिया डाई को फ्रॉम देयर इंक से। तो डाई सेपरेट हो सकती है फ्रॉम इंक बाय द मेथड ऑफ एवोपरेशन। बाय द मेथड ऑफ एवोपरेशन डाइज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इंक। ऐसे ही आपको सी वाटर के लिए पूछा जा सकता है कि सी वाटर से सॉल्ट कैसे सेपरेट किया जाता है, तो वो भी आपका सी वाटर से सॉल्ट भी आपका एवोपरेशन के ज़रिए सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं और कुछ डिफाइंस उनसे रिलेटेड होती है। तो पहली डिफाइन आपने एवोपरेशन किया, सेकंड डिफाइन में आपने एक वर्ड का क्वेश्चन याद किया कि किसके ज़रिए आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। थर्ड में आप करने वाले हो कि ड्रॉबैक, क्या नुकसान क्या है सबको सेपरेट करने के लिए, जो भी लिक्विड में मिक्स है, क्या सबको सेपरेट करने के लिए हम एवोपरेशन यूज़ कर सकते हैं, और ऐसी क्या चीज़ है कि इसमें से पानी एवोपरेट हो गया जबकि दूसरी चीज़ एवोपरेट नहीं हुई। क्योंकि सब कुछ एवोपरेट हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं जो वॉलेटाइल होती हैं, वॉलेटाइल मतलब जिनमें एवोपरेशन पॉसिबल है। कुछ चीज़ें हैं जो वॉलेटाइल नहीं होती, यानी नॉन वॉलेटाइल होती हैं, वो एवोपरेट नहीं होती हैं। आपको पता है आपके घर में चेयर रखी है, कुर्सी, लकड़ी का सामान रखा है, क्या वो एवोपरेट हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन पेट्रोल है, वाटर है, ये एवोपरेट हो सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो एवोपरेट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो एवोपरेट नहीं हो पाती। इस चैप्टर में जितनी भी टेक्निक्स दी हैं उनमें सब में एक खास बात है कि हर किसी में आपको पूछा जाएगा कि इसमें प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। तो या उसका ड्रॉबैक भी पूछ सकते हैं, एप्लीकेशन पूछ सकते हैं। तो पहली बात तो इसका प्रिंसिपल ये है, दिस टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू कन्वर्ट टू वेपर। तो ये टेक्निक इस पे बेस है कि एबिलिटी होनी चाहिए सब्सटेंस में कि वो कन्वर्ट हो सके वेपर में। द टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू कन्वर्ट टू वेपर। ये डिफाइंड बुक में नहीं है, ये प्रिंसिपल बुक में नहीं है, तो तुम्हें यहीं से याद करना है।
वॉलेटाइल सब्सटेंस दैट कन्वर्ट टू वेपर आर कॉल्ड वॉलेटाइल। वो सब्सटेंस जो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, अभी बताया था एग्जांपल के तौर पे, आपके घर में रखी हुई कुर्सी, लकड़ी का फर्नीचर, वो एवोपरेट नहीं हो सकता, लेकिन अगर पानी गिर गया, पेट्रोल गिर गया तो एवोपरेट हो जाएगा। तो सब चीज़ें एवोपरेट नहीं होती। तो जो सब्सटेंस एवोपरेट हो जाते हैं यानी कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर में, वो वॉलेटाइल कहलाते हैं, और वो सब्सटेंस जो कन्वर्ट नहीं होते वेपर में, वो नॉन वॉलेटाइल कहलाते हैं। तो ये प्रिंसिपल रटना है, ये दोनों डिफाइंस भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट में करते हैं इसके ड्रॉबैक। कुछ तो नुकसान होता ही है हर चीज़ से, नहीं तो सब कुछ क्या एवोपरेशन से पॉसिबल ना हो जाए। तो एवोपरेशन से ये ड्रॉबैक हैं। ड्रॉबैक होता है लिमिटेशन कि एवोपरेशन पॉसिबल नहीं होता कुछ कुछ काम को करने के लिए। पहली बात तो ये प्रोसेस बड़ा स्लो है। देखो, अगर आप बॉइलिंग वॉइलिंग करते हैं तो बड़ी फास्ट आपको वेपर में कन्वर्जन मिल जाता है, लेकिन जो भी आप एवोपरेट करना चाहोगे, अपने आप नेचुरल तरीके से एवोपरेट करना चाहोगे, तो वो थोड़ा प्रोसेस थोड़ा स्लो है और टाइम लग जाएगा। सेकेंडली, जैसे अभी हमने कहा कि हमारे पास नमक मिक्स है पानी में और हमने एवोपरेशन करना शुरू कर दिया, तो हमें पानी एवोपरेट हो गया और नमक बच गया। लेकिन सपोज़ इसमें नमक और चीनी दोनों मिली हुई होती और फिर हमें पानी में मिला होता, दोनों नमक चीनी पानी में मिले होते, तो मुझे नमक अलग और चीनी अलग करनी होती, तो क्या पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। तो इसीलिए कह सकते हैं कि इट कैन नॉट सेपरेट टू सॉलिड कंपोनेंट डिज़ोल्व इन लिक्विड। तो ये दो सॉलिड कंपोनेंट एक ही में जो डिज़ोल्व होते हैं उन्हें सेपरेट नहीं कर सकता। तो इट कैन नॉट सेपरेट टू सॉलिड कंपोनेंट्स डिज़ोल्व इन ए लिक्विड। ये टॉपिक भी बुक में अच्छे से नहीं है ही नहीं, तो आपको यहीं से याद करना है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन बुक में इंपॉर्टेंट हैं और आ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एवोपरेशन का ड्रॉबैक क्या है, एवोपरेशन क्यों नहीं यूज़ होता सब जगह, क्योंकि एक तो इसका प्रोसेस बड़ा स्लो है, दूसरा ये दो कंपोनेंट को डिज़ोल्व जो लिक्विड में होंगे उन्हें सेपरेट नहीं कर सकता, वो चीनी और नमक को इकट्ठा ही छोड़ देगा। अब आती है एक दूसरी टेक्निक जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है उसकी डिटेलिंग तो चलो बाद में करेंगे। हमारी बुक ने सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही एग्जांपल दिया है उससे रिलेटेड, वो है ये कि कैसे घी या मक्खन सेपरेट किया जाता है मिल्क में से। तो ये देखो, जब ये चलती है ऐसे करके से इधर से उधर खींचेंगे तो नीचे वाला हिलेगा, और नीचे वाला हिलेगा तो एक मोशन क्रिएट करेगा रोटेशन वाइज, मतलब ये घूमेगा, कभी ऐसे घूमेगा इस डायरेक्शन में और ये वाला ऐसे घूमेगा। फिर जब आप रस्सी को इधर वाली से खींचोगे तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, जबकि इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। मगर कंटिन्यूसली ये घूम कैसे रहा होगा? रोटेशन में लगातार घूमता जाएगा, और इसकी वजह से होगा क्या, जो बटर है वो ऊपर की साइड इकट्ठा हो जाएगा, और जो हैवी आपकी लस्सी है या छाछ कहते हैं आप उसे, वो नीचे की साइड सेटल डाउन हो जाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे। हिंदी में तो इसके लिए वर्ड होता है कि मथ रहे हैं हम, मथना, कि मथ रहे हैं, किसको मथ रहे हैं? मिल्क को मथ रहे हैं। इंग्लिश में इसके लिए 2-3 वर्ड हैं। एक वर्ड है इसके लिए चर्निंग, इसको वर्ड कहते हैं चर्न, और एक वर्ड है इसके लिए स्पन करना, और एक वर्ड है जो सेंट्रीफ्यूगेशन है, वो अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो मथना को इंग्लिश में चर्न, स्पन दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी डिफाइन आएगी सेंट्रीफ्यूगेशन की। तो क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, क्यों रखा गया है इसका नाम सेंट्रीफ्यूगेशन, क्या ऐसा पर्पज़ है इसका, और क्या सेंट्रीफ्यूगेशन क्या सिर्फ यही एक काम आता है कि वो बटर अलग कर सके मिल्क में से? नहीं, बहुत ज़्यादा काम आता है। आप सरप्राइज़ हो जाओगे सुनकर, आपको सरप्राइज़ होगा ये जान के कि आपका मैरी गो राउंड जो झूला है, और वो मैरी गो राउंड जो झूला है और ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, दोनों सेम काम करती है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन मिक्सी है, ये मिक्सी का नीचे वाला हिस्सा दिखाया है, इसके ऊपर आप जो भी रखोगे वो रोटेट करेगा। तो ये भी सेम है। कभी भी नोटिस करना, मिक्सी में आप कुछ भी पीसोगे तो वो मिक्सी के जार में कोने कोने में चिपक जाता है, क्योंकि वहाँ की तरफ उसको फोर्स लग रहा है और इसीलिए वो टूट पड़ते हैं। उनमें ब्लेड भी लगा होता है जो उन्हें और बारीक कर देता है, वो अलग बात है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो काम कर रहा है। ऐसे ही आपका मैरी गो राउंड जो झूला है उसमें भी आपने, जब आपको अभी ये धीरे धीरे घुमा रहा है तो ये घोड़े यहीं पे घूम रहे हैं, लेकिन अगर ये मशीन से घूमेंगे तो ये आपके यहाँ तक बाहर तक आपको झूला झुलाएंगे, बड़ी स्पीड में चल सकता है। तो इस पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो अब कुछ प्रिंसिपल्स करते हैं इसका। प्रिंसिपल इसका क्या है, प्रिंसिपल एप्लीकेशन, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो पहले प्रिंसिपल पे आते हैं। सेपरेशन इज़ बेस्ड ऑन द डेंसिटी डिफरेंस। तो सेपरेशन बेस है डेंसिटी के डिफरेंस पे।
द सॉलिड एंड लिक्विड कंपोनेंट्स के, जो भी उसमें सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट है। तो मिल्क वाला एग्जांपल आपके उसमें सबसे ज़्यादा देखा है। तो मिल्क वाले एग्जांपल में देखो डेंसिटी में डिफरेंस होता है। एक होता है फैट यानी कि वही आपका बटर और घी, उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है। जबकि नीचे जो मिल्क बच जाता है यानी कि छा बच जाती है या लस्सी बच जाती है, उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो ये सेपरेट क्यों हो पाते हैं, क्योंकि दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस होता है। तो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड इट, सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डेंसिटी डिफरेंस। सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डेंसिटी डिफरेंस द सॉलिड एंड लिक्विड कंपोनेंट्स की। तो फैट की कम होती है डेंसिटी, इसलिए वो ऊपर ही रह जाता है, जबकि छा या लस्सी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो नीचे चला जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन वर्ड ही आपके पास आया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। सपोज़ ये एक राइड है, राइड देखी है आपने, तो ये एक राइड है, जब ये घूम नहीं रहा होगा तो ये सारी जो राइड्स हैं वो इसके बहुत पास पास होंगी, यहीं पे होंगी, ऐसे करके नीचे खड़ी होंगी ऐसे। लेकिन जैसे ही ये घूमना शुरू होगा ये राइड्स दूर चली जाएंगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो ये बिल्कुल 180 डिग्री पे भी मूव करेगी और आपको बहुत डर लगेगा इस राइड में। तो ये जो राइड है ये ऐसे मूव क्यों कर रही है, ऐसा क्या है इसमें, यहाँ सेंटर से फोर्स लग रहा है इस पे, सेंटर से फोर्स लग रहा है इस पे, जो जनरेट हो रहा है ड्यू टू द रोटेशन की वजह से। किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, ड्यू टू द रोटेशन की वजह से ये जनरेट हो रहा है। तो आपका रोटेशन की वजह से जनरेट होता है और सेंटर से ये फोर्स अवेलेबल होता है, सेंटर से ये फोर्स लगता है, दैट्स वाई इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें इजीली समझ में आता है, लेकिन जब अभी मथने वाले में भी मैंने बताया था कि हाँ देखो वो इस तरह से मथ रहा है और वो रोटेशन वाइज नीचे मिल्क घूम रहा है, जिसकी वजह से उस पर फोर्स लग रहा है। और वो फोर्स लगातार लग कहाँ रहा है, जैसे ये स्ट्रेट होता चला जा रहा है, जैसे ये स्ट्रेट होता चला जा रहा है वैसे वो भी स्ट्रेट होता चला जाएगा और ऐसे करके फोर्स लगेगा। तो जब ये धक्का मार रहा है, ये इधर की तरफ फ्लैट हो गया, तो सब तुम्हारा जो मिल्क है वो भी बिल्कुल घड़े की तरफ अपने आप को पुश कर रहा होगा और वो लगातार दीवार मतलब घड़े की दीवार पे अपने आप को पुश करेगा, लगातार उससे टकराएगा और इस टकराने की वजह से उसकी हैवी डेंसिटी वाला सब्सटेंस और जो लाइट डेंसिटी वाला सब्सटेंस है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। कितना अजीब है ना कि हमारी वॉशिंग मशीन में भी यही प्रोसेस चलता है। ये हमारी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में ये छेद होते हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे छेद होते हैं और इसमें जब हम इसको घूमते हैं, कभी देखिए वॉशिंग मशीन में जब ड्राई करते हैं तो करते क्या है, वो बहुत स्पीड से घूमती है। जब वो बहुत स्पीड से घूमती है तो उस पर भी, उन कपड़ों पे भी सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स अब लगता है और वो फोर्स लगने की वजह से वो इस वॉशिंग मशीन की दीवार से टकराती रहती हैं और जिसकी वजह से उनका पानी धीरे धीरे इन छेदों से बाहर निकल जाता है। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपका मक्खन बनाने में काम आया और आपके राइट्स में काम आया, वो आपके वॉशिंग मशीन का भी प्रिंसिपल है। वॉशिंग मशीन भी इसी प्रिंसिपल से काम करती है, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की प्रिंसिपल से। तो इसी तरीके से जैसे वो राइड साइड में हो गई थी, बिल्कुल वैसे ही कपड़े भी आपके साइड में हो जाते हैं रोटेशनल फोर्स की वजह से, जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एक और है जिसमें है ब्लड टेस्ट। वैसे तो यूरिन टेस्ट भी है, लेकिन ब्लड टेस्ट समझोगे तो यूरिन टेस्ट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ये ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट में आपके पास जब ब्लड होता है उसको भी इसी तरह मशीन में घुमाया जाता है। अभी ये सेपरेटेड ब्लड है जो मैंने दिखा रही हूँ आपको, सेपरेटेड ब्लड है। ब्लड में आपको ऐसे ही आपको देखा होगा कभी ब्लड टेस्ट के लिए, तो ऐसे आपको टेस्ट ट्यूब में वो अपना आपका ब्लड रख लेते हैं और उसमें आपका नाम लिख लेते हैं और फिर वो उसे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रखते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में ये बहुत तेज़ी से रोटेट होता है और रोटेट होने की वजह से और कुछ पार्टिकल्स जो हैवी हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो थोड़े से लाइटर हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तो डिफरेंट लेयर क्रिएट हो जाती है। तो आपके ब्लड में से प्लाज्मा अलग, वाइट ब्लड सेल अलग और रेड ब्लड सेल अलग हो जाते हैं। जो सबसे नीचे है वो रेड ब्लड सेल है क्योंकि वो हैवियर होता है, वाइट ब्लड सेल उसके बाद, और सबसे ऊपर है प्लाज्मा क्योंकि वो सबसे लाइटर होता है। तो इस तरह से आपके ब्लड के कंपोनेंट्स में से, आपके ब्लड में से कंपोनेंट्स को सेपरेट कर दिया गया है। कितना सरप्राइजिंग है। और ये बहुत
हाई फाई मशीन नहीं है, बिल्कुल मिक्सी जैसी एक मशीन होती है जिसमें ये रोटेट होते हैं, और रोटेट होने की वजह से जो डेंसर पार्टिकल हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो हाइलाइटर हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और इस तरह से हमारा ब्लड के कंपोनेंट सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं। फिर हमें अगर चेक करना हो कि प्लाज्मा में कोई गड़बड़ है या वाइट ब्लड सेल कम है या रेड ब्लड सेल गिनने हैं, तो हम काउंट करके बता सकते हैं। आपका यूरिन टेस्ट भी इसी तरीके से होता है, उसमें भी यूरिया वगैरह सब अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं ईजीली। नेक्स्ट पे आपके पास होगा कि ये इसी तरह से हैवीएस्ट पार्टिकल है, क्योंकि नीचे वाला सबसे नीचे जो आएगा वो हैवीएस्ट है, इसके बाद ये होगा दूसरे नंबर पे हैवियर, और सबसे लाइटर होगा जो सबसे ऊपर होगा। इस तरह से इनके पार्टिकल्स को डिवाइड किया हुआ है। ये भी ब्लड ही है, ब्लड को सेपरेटेड दिखा रखा है। और ये देखो क्यों होता है ऐसा कि हैवियर पार्टिकल नीचे चले जाते हैं, क्योंकि हैवियर बॉडीज़ फील मोर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अदर देन लाइटर बॉडीज़, क्योंकि जो हैवियर बॉडीज़ होती हैं वो ज़्यादा फेस करती हैं फोर्स को। ये भी एप्लीकेशंस ही हैं। तो पहला एप्लीकेशन है ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए, ड्राई करने के लिए क्लॉथ को वॉशिंग मशीन में, या क्रीम को निकाल लो फ्रॉम द मिल्क से। तो ये आपके कंप्लीट हो गया।